અને હવે નિહાળીએ કેન્દ્રીય ગૃહમંત્રી અમિત શાહનો इंटरव्यू। ये लोग अस्थिर सरकारें चाहते हैं। इसमें से किसी का भी पूरे देश की जनता का उन पर विश्वास नहीं, पूरे देश की जनता का विश्वास नहीं। इसलिए इंडिया अलायंस के नेता ने कहा कि हर साल हम एक प्रधानमंत्री करेंगे। ये कहा तो नहीं? जी कहा है, मैं नाम कहना नहीं चाहता। ये कहा है कि हर साल हम एक प्रधानमंत्री रिपीट करेंगे। ये देश में स्थिर सरकार ने कितने सारे फायदे किए हैं, देश की जनता जानती है। 30 साल तक अस्थिर सरकारों का दर्द देश ने भी झेला है, देश के युवाओं ने झेला है। 1.5 पीढ़ी पूरी निकल गई अस्थिर सरकारों में, देश कहां से कहां पहुंच गया। अब मोदी जी के नेतृत्व में 2 टर्म स्थिर सरकार आई है और तीसरे टर्म ज्यादा स्थिर सरकार आए तो मैं मानता हूं देश की जनता मोदी जी के लक्ष्य के साथ है और इसी के लिए वोट कर रही है। आप केजरीवाल जी को जो इंटरिम बेल मिला है, आप इस सुप्रीम कोर्ट के फैसले को कैसे देखते हैं? देखिए, सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर मैं कोई टिप्पणी करना नहीं चाहता, परंतु सुप्रीम कोर्ट के फैसले को जिस तरह से आम आदमी पार्टी, कुछ मीडिया के ग्रुप्स और ज्यादातर जर्नलिस्ट इसको केजरीवाल की विजय मानकर चल रहे हैं, मैं थोड़ी इसकी स्पष्टता करना चाहता हूं। इनकी प्ली सुप्रीम कोर्ट के सामने क्या थी? इनकी प्ली थी कि मेरी अरेस्ट ही गैरकानूनी है, मेरी अरेस्ट को रद्द कर दीजिए, मतलब मुझे यहां से बरी कर दीजिए। सुप्रीम कोर्ट ने नहीं माना। फिर प्ली को मॉडिफाई किया कि ठीक है, चलो भाई अरेस्ट रद्द करना छोड़ दीजिए, मुझे बेल दे दीजिए। सुप्रीम कोर्ट ने नहीं माना। सुप्रीम कोर्ट ने सिर्फ इतना कहा कि आपका चुनाव के प्रचार का जो मांग है इसको आप पूरा करिए, हम आपको इंटरिम बेल देते हैं और 1 तारीख को आपको सरेंडर करना है। वहां तक न सरकार में कोई काम करना है, न ऑफिस जाना है। अब इसको ये बड़ा विजय और क्लीन चिट मान रहे। क्लीन चिट नहीं है, चार्जशीट पड़ा है अभी कोर्ट के सामने। अगर उनको इतना विश्वास था तो सेशन कोर्ट में कॉसिंग डालते कि मेरे खिलाफ चार्ज ही गलत है। वो तो अपने रोड शो वगैरह में कह रहे हैं कि आप मुझे वोट दे दीजिए, मुझे फिर जेल में कोई नहीं भेजेगा। देखिए, अब ये तो सुप्रीम कोर्ट के जज साहब जिन्होंने इनको इंटरिम बिल दिया है उनको सूचना है, इसके बड़ा इनका कंटेम और कोई हो नहीं सकता। क्या सुप्रीम कोर्ट देश का विजय पराजय के आधार पर गुनाह का निर्णय करेगा? मैं नहीं कह रहा है, केजरीवाल जी कह रहे हैं, मैं तो सुना भी नहीं, आपने कहा, मैंने अखबार में पढ़ा है। परंतु अगर ये उन्होंने कहा है तो देश की सुप्रीम कोर्ट के फंक्शनिंग पर उनका बहुत गलत टिप्पणी है। क्या उनके बाहर आने से और उनकी जो ये टीका टिप्पणी से इंडिया अलायंस को फायदा हुआ है आपके नजरिए से? देखिए, मैं ऐसा मानता हूं एक मतदाता के नाते कि जहां जहां वो जाएंगे शराब घोटाला याद आएगा। अब फायदा हो गया, नुकसान आप तय कर लीजिए। पंजाब में हाँ, प्रचार में जहां जहां जाएंगे शराब घोटाला ही लोगों को दिखाई देगा। कई लोगों को तो बड़ी बोतल दिखाई पड़ेगी। मैं उड़ीसा की तरफ मुड़ती हूँ। प्रधानमंत्री ने नवीन बाबू के खिलाफ एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट किया था और नवीन बाबू ने भी फिर एक वीडियो बनाया। पहले कभी ऐसे होता नहीं था उड़ीसा में प्रधानमंत्री जी और नवीन बाबू के बारे में, मतलब कोई एक दूसरे के खिलाफ ऐसे पर्सनल स्टेटमेंट्स करें। नहीं, देखिए, किसी भी नेता का स्टेटमेंट जो होता है वो हालिया स्थिति को देखकर किया जाता है। अभी की स्थिति को देखकर प्रधानमंत्री जी ने स्टेटमेंट किया और मैं भी मान रहा हूं कि वहां सरकार बदलने जा रही है। सेंटर के लिए एंड स्टेट, वहां पे दोनों इलेक्शंस चल रहे हैं। दोनों इलेक्शन है। राज्य सरकार इस बार भारतीय जनता पार्टी की बनेगी। कश्मीर में पीसफुल पोलिंग और बंगाल में हिंसा, ये हुआ है चौथे राउंड में। नहीं, जो लोग 370 पर सवाल उठाते हैं, मैं आज उनको कहना चाहता हूं कि 14% वोटिंग से 40 पार कर गया, इससे बड़ी कोई सफलता 370 की नहीं हो सकती। सारे एक्सट्रीमिस्ट ग्रुप के नेता आज जाकर पोल करें। वोट किसको देना नहीं देना वो उनका अधिकार है, मगर कम से कम लोकतांत्रिक प्रक्रिया का वो हिस्सा बने। पहले चुनाव के बहिष्कार के नारे लगते थे, आज शांतिपूर्वक कहीं एक डंडा भी नहीं चला, एक भी रैगिंग नहीं हुई और धैर्यपूर्वक किसी भी दल का कोई फरियाद नहीं है। धैर्यपूर्वक
पोलिंग हुई। ये बताता है कि बदलाव हुआ है। और मैं बताता हूं, पहली बार 40% से ज्यादा विस्थापित कश्मीरी पंडितों ने वोट डाले हैं। अब तक ये आंकड़ा 3% से ऊपर कभी नहीं गया। पहली बार 40% कश्मीरी पंडित और विस्थापित जो थे उन्होंने वोट डाले। ये बताता है कि एक आत्मविश्वास आया है जनता के अंदर कि नहीं, अब हम डेमोक्रेसी के साथ जा सकते हैं। जब आप परिवारवादी पार्टी के बारे में कह रहे थे, अब एनसी और पीडीपी जो है, इनके नेता तो आएंगे ही, जीत कर आएंगे। आपने कहा था कि कश्मीर में ये लोग नहीं आएंगे। मुझे लगता है परिवर्तन होगा। देखिए, ये पूरे इंडिया अलायंस का कैरेक्टर एक प्रकार से कहीं ना कहीं मिला जुला है, इसीलिए इनका एक जमघट बना है। सारी पार्टियां परिवारवादी हैं, सारी पार्टियां कहती है हम 370 वापस लाएंगे, सारी पार्टियां कहती है कि हम ट्रिपल तलाक चाहते हैं, सारी पार्टियां कहती है कि हम यूसीसी का विरोध करेंगे, सारी पार्टियां सीएए का विरोध करती, और सारी पार्टियां भ्रष्टाचार में आकंठ डूबी हुई हैं। तो इंडिया अलायंस का एक कल्चर कॉमन है। ये सारी चीजें ब्रैकेट के बाहर और ब्रैकेट में सारी पार्टियां हैं। अब देश की जनता ने तय करना है कि 12 लाख करोड़ के घपले घोटाले भ्रष्टाचार करने वाली इंडिया अलायंस चाहिए, या जिस पर अभी तक 25 पैसे का भी आरोप नहीं है, 23 साल मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री रहते हुए भी ऐसे नरेंद्र मोदी चाहिए। तो देश की जनता ने तय करना है। अमित भाई, विदेशी मीडिया जो है वो भी जो राहुल गांधी कहते हैं वही बात उठाती है कि आप 400 का नंबर चाहते हैं, आप डेमोक्रेसी को थ्रॉटल कर रहे हैं। एक मुहिम जैसा विदेशी मीडिया लेके आई है। और ममता बनर्जी ने जो कहा है, आप क्या मानती हैं कि विदेशी मीडिया के अभिप्रायों पर इस देश के मतदाता ने वोट करना चाहिए? फॉरेन इंटरफियरेंस होता है इलेक्शंस में थ्रू मीडिया। वो इंटरफियरेंस नहीं है, जिसको जो बोलना है बोले। भारत का मतदाता बड़ा मैच्योर है, डिब्बे खुलने देंगे, खुलने दीजिए, तीसरे दिन वो छुट्टी पर जाएंगे। नहीं, पर जब 40-50 आर्टिकल 2 हफ्ते में आते हैं अलग अलग जगहों से, ऑस्ट्रेलिया से लेके, अमेरिका से लेके, यूरोप, मिडिल ईस्ट, हर जगह से जब आर्टिकल्स आते हैं, वो आर्टिकल्स इंडियन मीडिया में आते हैं। देखिए, आपकी चैनल से तो, आपकी चैनल की तो ये 50 आर्टिकल से ज्यादा रीच है ना, तो आपकी चैनल भी परिणाम नहीं बदल सकती है। देश बड़ा मैच्योर मतदाताओं से बना हुआ देश है, उनको अपना अच्छा बुरा दोनों मालूम है। दक्षिण के कई राज्यों में, जो 5 राज्य चुनाव पूर्ण हो गए वहां पे तो कई पॉलिटिशियंस है जो कहते हैं कि मोदी जी नहीं चाहिए। साउथ जो है वो अलग राज्य है, अलग स्टेट है, अलग कंट्री महसूस करते हैं वो। देखिए, अगर कोई कहता है कि ये अलग कंट्री है तो बहुत ऑब्जेक्शनेबल है। केटीआर ने कहा है, डीके शिव कुमार के भाई घर ने पे कहा बैठे हैं। मैं आपको बताता हूं, इस देश को अब कभी भी इस देश का विभाजन नहीं हो सकता। कांग्रेस पार्टी ने, एक बड़े नेता ने कह दिया कि उत्तर भारत दक्षिण भारत का विभाजन करो, और कांग्रेस पार्टी इसको डिनाई नहीं करती, अपने आप को ये स्टेटमेंट से अलग नहीं करती। देश की जनता को सोचना चाहिए कि कांग्रेस पार्टी का एजेंडा क्या है। मगर मैं आपको परिणाम बता देता हूं। केरल, तमिलनाडु, आंध्र, तेलंगाना और कर्नाटक, ये 5 राज्य मिलकर सबसे बड़ा दल इस चुनाव में अकेली भारतीय जनता पार्टी बनने जा रही है, एनडीए नहीं। आप इसको दुष्प्रचार कह दीजिए, मिस इन्फॉर्मेशन, डिसइंफॉर्मेशन, या फिर सिलेक्टिव इंफॉर्मेशन, ये बिल्कुल गांव तक फैल गया है व्हाट्सएप के जरिए कि रिजर्वेशंस हट जाएंगे, मुस्लिम रिजर्वेशंस आ जाएंगे, ये सब इट स्प्रेड्स वेरी फास्ट। देखिए, ऐसा है, आप व्हाट्सएप और चैनल देखती हैं, हम लोग लाखों किलोमीटर टूर कर करोड़ों लोगों का जनसंपर्क करते हुए वो आपको दिखाई नहीं पड़ता है। बड़ी दुर्भाग्य की बात है। हमने इस बात को पूरी तरह से मजबूती के साथ स्पष्ट किया है। मैं आज आपकी चैनल के माध्यम से भी कर रहा हूं। जब तक भाजपा का एक भी सांसद है,
इस देश में से SC, ST, OBC के रिजर्वेशन को कोई हाथ नहीं लगा सकता और नरेंद्र मोदी से बड़ा SC, ST, OBC रिजर्वेशन का कोई समर्थक नहीं। अगर 4 जून को 272 पार नहीं करते तब? मैं ऐसी संभावना नहीं देखता। इस देश में मोदी जी के साथ 60 करोड़ लाभार्थियों का एक फौज मजबूती के साथ खड़ा है, जिसकी ना कोई कास्ट है ना कोई एज ग्रुप है। हमने लगभग 4 करोड़ गरीबों को आवास दिया है और 3 करोड़ देने वाले हैं इस बार चुनकर आने के बाद। 32 करोड़ आयुष्मान कार्ड दिए हैं और इसकी रीच 60 करोड़ तक पहुंचेगी, जिनको 5 लाख तक का सारा स्वास्थ्य का सुविधा फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगा। हर घर में नल से जल, लगभग 14 करोड़ घरों में नल से जल दिया है। लगभग 10 करोड़ से ज्यादा घरों में LPG का गैस का सिलेंडर दिया है। 12 करोड़ घरों में हमने शौचालय बनाया है और 1 करोड़ 41 लाख जिनकी इनकम महीना 500 रुपया भी नहीं थी, ऐसी गरीब महिलाओं को हमने लखपति दीदी बनाया है और 3 करोड़ महिलाओं को हम लखपति दीदी बनाने का लक्ष्य रखे हैं। PM किसान लगभग 11 करोड़ किसानों को हर साल हम 6,000 रुपया सीधा इसके बैंक अकाउंट में देते हैं और हर गरीब को हर महीना प्रति व्यक्ति प्रति माह 5 किलो अनाज फ्री ऑफ कॉस्ट देते हैं। ये 60 करोड़ गरीबों ने पूरी चुनाव प्रक्रिया, देश के अर्थतंत्र, इसमें अपने स्टेक ही नहीं सोचे थे। आजादी के 65 साल के बाद एक प्रधानमंत्री ऐसा आया जिसने 60 करोड़ लोगों के लिए जो कि हमारे संविधान का मकसद था, इस 60 करोड़ लोगों के लिए संवेदना के साथ योजनाएं बनाई, न केवल योजनाएं बनाई, जमीन पर पहुंचाई। आज 2 लाख गांवों में भारत नेट पहुंच चुका है। डिजिटल ट्रांजैक्शन पूरी दुनिया आज भारत का लोहा मान रही है। और मैं आपको बताता हूं, ये डेवलपमेंट की बात करते, आप लोग भी तुरंत इकोसिस्टम बन जाते हो। नेशनल हाईवे 2014 में 90,000 किलोमीटर बने, 10 साल में हमने 1,50,000 किलोमीटर। हर रोज जो नेशनल हाईवे बनते थे उनकी स्पीड 12 किलोमीटर थी, हमारी 28 किलोमीटर है। ग्रामीण सड़क 2014 तक 75 से लेकर 3.18 लाख किलोमीटर थी, अब 7.55 लाख किलोमीटर है। तो डबल से ज्यादा 10 साल में बढ़ा है हमने। इसके साथ साथ हवाई अड्डे 74 थे, आज 149 है। रेलवे इलेक्ट्रिफिकेशन 22,000 किलोमीटर था, अब 62,000 किलोमीटर है। और ढेर सारे काम, ऑप्टिकल फाइबर जो मैंने कहा, भारत ने 100 पंचायतें छोड़कर मनमोहन सिंह गए थे, आज 2 लाख पंचायतों तक हम पहुंचे हैं। और 1 GB डेटा की कॉस्ट वो 269 रुपया, 269 रुपीज छोड़कर गए थे, आज 10 रुपया है। आपने अब ये सारी चीजें जिनको मिली है और जो उनके बेनिफिशियरी है, उनको मालूम है नरेंद्र मोदी क्या है और क्यों 400 देना चाहिए। लाभार्थी, हाँ, लाभार्थी। और इसके साथ साथ मैं बताता हूं, 1